हेलो एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित। और जैसे कि हम अपनी क्लास 9th का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको कंटिन्यू कर रहे थे, और हमने अब तक जो अपनी प्रीवियस वीडियो में प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था कि कैसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर कवरिंग है जो कि परमिट या अलाउ करती है किसी भी सब्सटेंस को या मटेरियल को सेल के अंदर आने जाने में। हमने ये पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल जो है वो हमारे जो सेल है उसके अंदर आती या जाती है। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए, जो हमारी सेल वॉल है वो भी क्या है, एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी है। तो हाँ, आपने ये पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, कवरिंग है। लेकिन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी जो एक कवरिंग है हमारी जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखे हुए है, वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी है। तो द सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल जो है एक आउटर कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक कवरिंग थी, उसके ऊपर भी जो एक कवरिंग है वो है सेल वॉल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। तो जो हमारा प्लांट सेल होता है, जो हमारे प्लांट का जो सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, तो बेसिकली जो हमारे प्लांट की सेल वॉल है उसमें क्या होता है, वो बनी होती है सेलुलोज से। तो आप लोगों को पता है जो सेलुलोज है वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि हमारे प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है उसको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट में सेल वॉल का क्या काम है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट में सेल वॉल होता है उसका जो मेनली कंपोनेंट है वो क्या है, सेलुलोज से बना है। तो सेल वॉल जो है वो क्या करती है, आउटर एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो और हमारा जो प्लांट है उसको क्या देती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। तो आपको पता है सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो प्लांट जो है, प्लांट का सेल वॉल जो है वो मेनली कंसिस्ट होता है सेलुलोज से, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो सेलुलोज का रोल क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करना। ओके, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट। सो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर। अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो प्लांट सेल होते हैं, जो लिविंग होते हैं, ठीक है, जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं, अगर वो वाटर लूज कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से, अगर वो सेल वॉल से या हमारे सेल से वाटर लूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो थी वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थी। अगर वो लूज कर रहा है, इट मीन्स यही है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस में कि जो वाटर या गैसेस का जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो है वाटर लूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर वाटर लूज हो रहा है, इट मीन्स कि जो हमारा वाटर है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही वाटर क्या है बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब वाटर अंदर था तो हमारा जो सेल था वो कैसा रहेगा, स्वेलअप रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि उसमें फुल्ली वाटर फिल था, अब क्योंकि जैसे ही वाटर बाहर आएगा तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। हमारी सेल वॉल भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इस फिनोमिनन को आप क्या कहोगे, प्लाज्मोलेसिस। तो आपसे अगर कोई भी पूछता है कि प्लाज्मोलेसिस क्या होता है, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो कि जब हमारा लिविंग प्लांट सेल होता है, अगर वो वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो इसका मतलब है कि हमारे जो सेल वॉल है वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, श्रिंक करेंगी। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलेसिस। आई थिंक कि आप लोगों को इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्लाज्मोलेसिस है या हम ये कहें कि ऑस्मोसिस है, वो सिर्फ लिविंग सेल्स में ही काम कर सकता है। सो ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, नॉट डेड सेल्स। तो आप डेड सेल्स में देखेंगे कि ऑस्मोसिस जो होता है, प्लाज्मोलेसिस है, वो नहीं होता है। ओनली लिविंग सेल्स में ही होगा ऑस्मोसिस। अब आपको पता है कि जो हमारा सेल होता है वो वाटर जो लेता है किस प्रोसेस से लेता है, ऑस्मोसिस से लेता है।
हमारा जो सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का इनटेक या फिर एक्सेल करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में। इसके साथ ही क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट, फंजाई या फिर बैक्टीरिया का जो प्लांट, इन तीनों में से किसी का भी अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल बेसिकली क्या करता है, परमिशन देता है, परमिट करता है। जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है होगा। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन सेल के अंदर हमारी वाटर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसको क्या करता है, परमिट करता है, एक्सटर्नल मीडियम से उसको क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो बस्ट ना हो। सो सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। तो एक्सटर्नल मीडियम में भी अगर बिना बस्ट किए हुए परमिट करता है। तो वहीं इसके साथ में अगर आप देखोगे कि जो सेल वॉल है, जो हमारा सेल है वो स्वेल्स अप होगा। कब स्वेल्स अप होगा, जब उसके अंदर वाटर का लेवल हायर कंसंट्रेशन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो हमारा सेल क्या होगा, स्वेल्स अप रहेगा। जब कंसंट्रेशन हटती है यानी कि हायर टू लोअर जाती है, सेल से वाटर लूज होता है, तो हमारा सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये ऐसे हम अभी पढ़ के ही आए हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा सेल जो है वो स्वेल अप है, यानी कि हाई, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है हमारे सेल के अंदर, तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा हमारी सेल वॉल पर। आप लोगों को ऑब्वियसली ये पता है कि जो वाटर है वो सेल वॉल पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। और अगेन उसके अगेंस्ट में हमारी जो सेल वॉल है वो भी क्या, इक्वल अमाउंट का प्रेशर जो है डालेगी हमारे वाटर पे। ओके, सो यहाँ आप देखिएगा कि जो सेल वॉल है उसकी वॉल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो इतना ग्रेटर अमाउंट ऑफ जो प्रेशर लग रहा है वाटर की वजह से उसको बियर करे हुए है विदाउट बस्ट। कितना भी ज़्यादा उसमें हायर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा सेल जो है वो बस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी सेल वॉल है वो क्या है, एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो कि अगेंस्ट जो है वाटर के प्रेशर लगा रही है ताकि वो बस्ट ना हो सके। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल क्या है, हमारी एक आउटर रिजिड कवरिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी उसको कवर किए हुए हमारे सेल को क्या है, प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट्स में, उसको क्या है देता है सेल वॉल, एक स्ट्रेंथ देता है उसके स्ट्रक्चर को। और ऑस्मोसिस का प्रोसेस जब होता है, हायर कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी हमारा जो सेल वॉल की वजह से हमारा सेल क्या है, बस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सेल वॉल है वो भी अगेंस्ट वाटर जो है प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो बस्ट होने से बच जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है। बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक ऑर्गेनल है जिसपे क्या है, एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, कवर करे हुए है उस ऑर्गेनल को। और उस ऑर्गेनल के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, एक बेसिकली एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या है, बाउंड किया हुआ हमारा एक ऑर्गेनल है जो कि एट द सेंटर ऑफ द सेल जो है आप लोगों को दिखाई देता है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, तो सब आसान है। सो सबसे पहले देखिए कि द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या है, एक ऑर्गेनल तो है, उसको क्या करे हुए, कवरिंग जो दी हुई है, डबल लेयर्ड कवरिंग मिली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो वहीं पर क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो काम है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर, यानी कि बाहर कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी हम अपने इसी चैप्टर की वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सो वहाँ पर आप लोगों को और क्लियर होगा। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, इन छोटे छोटे
जो पोर्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करता है न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो छोटे छोटे छेदों के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में, जो कि हमारे सेल के अंदर क्या है, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो होता है साइटोप्लाज्म। इसको अभी हम डिटेल में अपने चैप्टर के आगे वाली वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मेनली सेल के क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब हमारा सेल जो है डिवाइड होने लगता है तब हमें क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स, जो ऑलरेडी क्या है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, वो हमें तभी दिखाई देते हैं जब हमारा सेल जो है वो डिवाइड होने जा रहा होता है। डिवाइड कब होने जा रहा है, वो जब न्यू सेल की फॉर्मेशन करने जा रहा होता है, तो हमें तब क्या है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम्स जो है वो दिखाई देते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारा सेल जो है वो डिवाइड होने जा रहा होता है। तो हमारे पास क्या है, रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर लाइक जो है हमें दिखते हैं, वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आप लोगों ने सभी ने ये सुना होगा कि आप अपने फादर की तरह दिखते हैं, आपकी मदर की तरह आपके हेयर्स हैं, आपकी मदर की तरह आईज हैं, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए वो किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली होता है हमारे क्रोमोसोम्स की वजह से, जिसमें क्या है, फॉर्म होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, वो मेनली कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, जो भी फीचर इनहेरिट करेगा फ्रॉम एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में, जो फीचर्स ट्रांसफर होते हैं स्पीसीज में, बॉडीज में, तो वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोम की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं जो फीचर्स ट्रांसफर होने हैं वो कंटेन करता है हमारा क्रोमोसोम। और कौन ट्रांसफर करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिए कि जो क्रोमोसोम है वो क्या इंफॉर्मेशन रखता है कि जो जो भी फीचर्स हैं ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी फीचर्स जो है इनहेरिट करने हैं, उन्हें क्या करता है, उनकी इंफॉर्मेशन रखता है। और ये किस में होता है, किसके थ्रू होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है, ये 1 मार्क या फिलअप्स वगैरह में आपसे, या फिर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो आप इसको जो है स्टार मार्क कर लीजिए और इसकी फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तो आप लोग इसको क्या है, याद रख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, बायोलॉजी में कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं जिन्हें आपको रटना होता है, और क्या है, चीज़ों को समझ के चलिए। नेमिंग थोड़ी हाँ डिफिकल्ट पड़ जाती है, अदरवाइज जो है बायोलॉजी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और आप समझ के चलते जाइए तो आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ हमने देखा कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है उसको रखते हैं। किस इंफॉर्मेशन को रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं जो भी फीचर्स जो है इनहेरिट करने हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, वो किसके फॉर्म में होंगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। ओके, सो क्रोमोसोम जो है वो कंपोज करते हैं डीएनए और प्रोटीन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम जो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन तो रखता ही है, उसके साथ जो है ये बनाता भी है डीएनए और प्रोटीन्स को। ओके, डीएनए और प्रोटीन्स को बनाने के साथ साथ डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इंफॉर्मेशन रखता है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पे कंस्ट्रक्टिंग में, या फिर हम ये कह सकते हैं सेल के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हर तरह से ये क्या है, पूरी अपनी कंपोजिशन जो है अप टू डेट रखता है, जिसमें क्या है इंफॉर्मेशन होगी इनहेरिट, जो भी फीचर्स जो है उन्हें इनहेरिट करना है। क्रोमोसोम और क्या करता है, डीएनए और प्रोटीन्स की कंपोजिशन उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या है, इंफॉर्मेशन रखता है जो भी ज़रूरी थी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट जो है क्लियर हो गए, ये 3 आ गए होंगे समझ। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। सो हमारा 4th पॉइंट है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स।
मेरी वीडियो के आगे अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, पिक होगी, जिसमें क्या है डीएनए सेगमेंट आपको पूरा दिखाया जाएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उन्हें बोला जाता है जीन्स। जीन्स क्या है, बेसिकली क्या होते हैं, फीचर्स जो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट किए जाते हैं। तो यहाँ से हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं अभी आपको पिक जो है वीडियो में दिखाती हूँ, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद आता है कि ऐसे भी कुछ सेल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, तो वहाँ पर क्या है, डीएनए जो प्रेजेंट होगा वहाँ पर किस रूप में प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन मटेरियल में। ओके, तो ये ध्यान रखिए, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। जहाँ पर सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा, वहाँ पर हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, जहां डिवाइड नहीं हो रहा सेल, वहां पर भी क्या है, डीएनए प्रेजेंट होगा। और क्या बनाएगा, और वहां पर किस पार्ट में होगा, क्रोमैटिन मटेरियल में। आपने ये देखा, यहाँ पर हम अब बात हो रही है कि डिवाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो आपको कब दिखाई देगा, जब हमारा सेल जो है डिवाइड होने लगेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के, वो तभी दिखाई देते हैं जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड होने वाला होता है। तो डिवाइड होने का मतलब क्या है, जब वो फर्दर एक न्यू कंपोजिशन, अपने से एक नया सेल बनाने जा रहा होता है। तो यहाँ देखिए कि जो सेल नहीं डिवाइड हो रहे, यानी कि वहां पर भी क्या होगा, हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा। किस पार्ट में होगा, क्रोमैटिन मटेरियल में। तो क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्या दिखाई देगा आपको, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, आपको दिखाई देंगे क्रोमैटिन मटेरियल की तरह। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रोमोसोम्स का क्या रोल होता है। ठीक है, अभी हम न्यूक्लियस का ही पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंडर की ही इंफॉर्मेशन है ये। आप ये मत सोचिए कि हम न्यूक्लियस से बाहर चले गए, नहीं, हम इस वीडियो में न्यूक्लियस और सेल वॉल इन दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी कोई हौच पौच ना हो आपके माइंड में, और धीरे धीरे हम सब कुछ समझते रहें। तो आपको जो भी दिख रहा है आप इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप इनके नोट्स एज इट इज़ बना सकते हैं। मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि आप एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। और मैंने लैंग्वेज जितना ज़्यादा कम हो सकती है, जितनी नेसेसरी है उतनी रखी है, ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएं और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। सो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अखिल प्रिया क्लासेस के लिए। तो चलिए, यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह जब भी सेल क्या है डिवाइड होने लगेगा, तो हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्रोमोसोम्स में। क्योंकि जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, जहां पर क्या है सेल हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो डीएनए प्रेजेंट है वहां पर भी। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब तो हमारा सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, और जहां जहां नहीं हो रहा तो वहां पर क्या है, हमें क्रोमैटिन मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, तो वो करता है हमारा क्रोमोसोम। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे कि सेल डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब है क्या, कि नया फॉर्मेशन हो रहा था, रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो यानी कि सेल की जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें भी क्या है, हमारा न्यूक्लियस का एक सेंट्रल रोल होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस सिंगल सेल जो है डिवाइड होता है एक नए सेल में। ओके, सो हमारा जो सेल होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, वो क्या है, मेन पार्ट तब भी करेगा जब हमारा डेवलपमेंट होता है सेल का। तो उसको क्या है, डिटरमाइन करता है कि हाँ सेल वॉल कैसे बन रही है। तो ये सब क्या है, सबसे पहले क्या है, बीज बनता है, फिर उसकी कवरिंग बनती है, ऐसे से आपने देखा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस क्या करेगा, अब डिटरमाइन करेगा कि हाँ कैसे मैच्योरिटी हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है सेल की धीरे धीरे। वो क्या है, न्यूक्लियस जो है डिटरमाइन करता है पूरे प्रोसेस को। सो इस तरह ये क्रूशियल पार्ट जो है अपना तब भी रोल प्ले करता है जब क्या होता है, सेल डेवलपमेंट हो रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। सो ये क्लियर हो गया आपको, कि आपको पता चल गया अब कि जो न्यूक्लियस है मेनली क्या उसका रोल है, कि वो डिवाइड जब होता है हमारा सेल, उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे। क्रोमोसोम्स में आपने देखा उनमें क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है, जिसमें क्या है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है डीएनए मॉलिक्यूल्स में। सो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर रहती है वो क्या है, हेल्पफुल है कि कैसे इनहेरिट करना है फीचर्स को
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्मेशन करनी है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, देन फर्दर की कैसे पूरा रोल जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन का उसको हैंडल करना है, और जो अपना क्रूशियल पार्ट है पूरे सेल डेवलपमेंट होने में उसको डिटरमाइन करने में और मैच्योर होने में जो पूरा सेल का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, न्यूक्लियस। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ न्यूक्लिक एसिड होते हैं बस। ओके, सो न्यूक्लियाइड इज एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है तो वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाइड बनता है। सो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर होती है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियाइड कहाँ होगा, जहाँ पर एब्सेंस होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं होगी वहाँ पर बनेगा न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्म जो है उन्हें हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रो जो है उससे मतलब है प्रिमिटिव या प्राइमरी। ओके, सो कैरियोइड से या कैरियन से हम मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, तो प्राइमरी न्यूक्लियस, तो प्राइमरी का क्या मतलब है, यानी कि छोटा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, प्राइमरी न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस की लैक है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ न्यूक्लियर रीजन होगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, लैक ऑफ न्यूक्लियर रीजन होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होंगे, न्यूक्लियाइड। यही हमने पढ़ा कि जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी वहाँ क्या होगा, न्यूक्लियाइड्स होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रिमिटिव यानी कि प्राइमरी न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हो गया कि लैक ऑफ न्यूक्लियर रीजन होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इसको टर्म को स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों को क्या है, अपनी समझ के लिए समझना है इसको कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लैक होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। उसके साथ ही जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन, सेल के साथ में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ओके, तो इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगी, इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जो है उसमें क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही लैक कर रही है, उसके साथ क्योंकि अब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही लैक कर रही है तो क्या होता है, उसके साथ में बहुत सारे अदर प्लाज्मेटिक जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी क्या है, प्रेजेंट नहीं होते, उनका भी लैक होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं पर आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। बहुत सारे साइटोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में बहुत सारे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस नहीं है, लैक है उसका, उसके साथ ही बहुत सारे अदर जो साइटोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल्स हैं उनका लैक है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ना ही उसमें अदर साइटोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल्स हैं, तो उसके फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा अदर पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो होंगे वो जो है प्रोकैरियोटिक के फंक्शंस जो हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे अब मान लीजिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है कोई, अगर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इसका मतलब है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और भी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक में। अगर इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है क्लोरोफिल लगता है, तो क्लोरोफिल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो एसोसिएट होगी वो मेम्ब्रेनस विस्कल से होंगी। ओके, अगर वहीं पर अगर आप बात करते हो यूकैरियोटिक सेल की, तो क्लोरोफिल जो एसोसिएट होता है वो एसोसिएट होता है प्लास्टिड से। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका क्लोरोफिल किससे कनेक्ट होता है, किससे एसोसिएटेड होता है, मेम्ब्रेनस विस्कल से।
वहीं यूकैरियोटिक सेल जिसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, अदर जो साइटोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल्स हैं, अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो भी प्रेजेंट हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है तो उसकी क्लोरोफिल जो है प्लास्टिड से एसोसिएट होगी। तो ये था हमारा न्यूक्लियस और सेल वॉल के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं हमारे डीएनए के, इसे कहते हैं हम जीन्स। ये एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो बना हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल से। ये आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारी सेल वॉल है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है रिजिड, वो हमारी सेल वॉल होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके बीच में आप देख सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स में कितना मेजर डिफरेंस है। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड हमारे पूरे तरह सेल ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप क्या है, अगर कोई भी टॉपिक जो है आप लोगों को समझ नहीं आया, आप वीडियो को रिवर्स ऑर्डर में देखिए, और उसके बाद भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।